मेरा नाम मिशिका है और मैं एक वकील हूँ। दिल्ली में जो दंगे हुए थे पिछले साल 2020 में फरवरी के एंड में, उनमें कॉम्पनसेशन में मैं काम कर रही हूँ। 1 साल हो गया इन दंगों को, लेकिन आज भी काफ़ी ऐसे पीड़ित हैं जो कॉम्पनसेशन के लिए अभी भी एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं। तो आज 1 साल बाद मैं आप लोग से कुछ कुछ समस्याओं का परिचय कराऊंगी जिनसे आज भी उन पीड़ितों को जूझना पड़ रहा है। शुरुआत हम करेंगे इमीडिएटली जो हुआ राइट्स के बाद। एक लीगल एड कैंप हमने सेटअप किया था नॉर्थ ईस्ट एरिया में, बाबू नगर में। वहाँ पे हमारे पास करीबन 400 पीड़ित आए थे वहाँ पे। और शुरुआत में दंगों के इमीडिएटली बाद हमने वो कैंप लगाया था 29 तारीख को, 29 फरवरी 2020। तो 29 फरवरी से 20 मार्च के बीच में करीबन 400 लोग हमारे पास आए थे। शुरुआत में उन्हें पता नहीं था कि कैसे कॉम्पनसेशन के लिए उन्हें अप्लाई करना है, कैसे उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली विक्टिम्स असिस्टेंस स्कीम ज़रूर निकाली थी, पर उसमें ऐसा बताया नहीं गया था कि क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट साथ में देने हैं। तो शुरू के 1-2 हफ्ते में काफ़ी दिक्कत हुई थी उन पीड़ितों को अपना मुआवजे का फॉर्म जमा करने में। लिखा ये था कि एसडीएम के पास फॉर्म जमा करना है, पर जब वो एसडीएम के पास फॉर्म जमा करने जा रहे थे शुरू में, उन्हें बोला गया कि एक एफआईआर की कॉपी भी लगेगी साथ में। अब इन दंगे पीड़ितों को जाना पड़ा था पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उनको एफआईआर फाइल करवानी पड़ रही थी, जिसमें पुलिस ने शुरुआत में काफ़ी दिक्कत की थी। फाइनली काफ़ी केसेस में हमने एफआईआर फाइल करवाई और वो एफआईआर के साथ इन्होंने अपने मुआवजे का फॉर्म सबमिट किया। पर जैसा कि हम सब जानते हैं 22 मार्च से पूरे देश भर में कोविड के वजह से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, इसलिए काफ़ी समय तक इन लोगों के मुआवजे के फॉर्म में कुछ आगे बढ़ नहीं पाए। तो मार्च से लेकर जून तक ये जो पीड़ित थे ना, उनके पास खाने के लिए पैसा था, ना रहने के लिए जगह थी, और एसडीएम ऑफिस उस टाइम फंक्शन नहीं कर रहा था। तो कॉम्पनसेशन में मार्च से लेकर जून तक कोई ज़्यादा उनके केसेस आगे बढ़े नहीं थे। जून में हमें पता चला कि कुछ दंगे पीड़ित ऐसे भी हैं जो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था या उसके थोड़े समय पहले ही अपने गांव चले गए थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी दिल्ली में। तो ये लोग जब वापस आए, इनका फॉर्म जो एसडीएम थे वहाँ के, करावल नगर के और आसपास सीमापुरी वगैरह के, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनके। तो यहाँ से हमारी लीगल लड़ाई जून में शुरू हुई। हमने पहला रिट पिटिशन फाइल किया जुलाई में, जिसमें 2 पिटिशनर्स का सेम क्लेम था कि उनका कॉम्पनसेशन फॉर्म जो एसडीएम है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी समय पे कॉम्पनसेशन फॉर्म्स की क्या आखिरी डेट है, ये कहीं पे एसडीएम ने पब्लिश नहीं की थी, कहीं अनाउंस नहीं हुई थी। इसके एब्सेंस में ये ठीक नहीं था कि एसडीएम मना करे कि वो कॉम्पनसेशन फॉर्म अब ले नहीं सकते हैं। इस बुनियाद पे हमने एक रिट फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक एसडीएम ने अनाउंस नहीं किया है कि क्या लास्ट डेट है, इन लोग के फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाने चाहिए। तो ये पहली कैटेगरी थी जिसमें हमने काम करना शुरू किया। उसके बाद से हमने आज तक, पिछले जून से लेकर आज फरवरी तक, हमने 10 से ऊपर रिट्स फाइल की हैं। हमने कम से कम 20 पिटिशनर्स को इसमें रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी अलग अलग तरीके के केसेस हैं। कई केसेस में लोगों ने कॉम्पनसेशन फॉर्म फाइल कर दिया था, पर उन्हें कोई रिसीट नहीं मिली थी, कोई वेब आईडी जो लोगों को एसएमएस पे आ रहा था वो नहीं मिला था। इस वजह से वो अपने कॉम्पनसेशन फॉर्म को फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे, एसडीएम के पास जाके पता नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है उनके मुआवजे के केस में। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वेब आईडी तो मिला था, लेकिन उनके यहाँ कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया था। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि जब दिल्ली विक्टिम्स असिस्टेंस स्कीम आया था, तो उसमें कोई प्रोसीजर नहीं था कि इंस्पेक्शन के लिए एसडीएम आएंगे, फिर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर ही मुआवजा रिलीज़ किया जाएगा। तो ये जो इंस्पेक्शन की बात है, ये हमें बाद में पता चली जब लोगों के घर एसडीएम आते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो सेकंड कैटेगरी उन लोगों की थी जिन्होंने फॉर्म ज़रूर फाइल किया था, पर जिनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ था। और 6 महीने बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो अपने घरों में रह नहीं पा रहे थे, जो अपनी दुकानों से अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे थे, जो छोटी मोटी उनकी दुकानें थी, किराने की, सिलाई की, उनको ये भी दिक्कत हो गई थी कि जब तक एसडीएम ऑफिस से कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आ रहा था, वो अपना सामान सारा साफ़ करके फिर से एक ज़िंदगी नहीं शुरू कर पा रहे थे। उन्हें डर इस बात का था कि जब भी एसडीएम आएंगे तो तब उस जो इलाका है, जो उनका घर है, जो उनकी दुकान है, उसी तरीके से होना चाहिए जो दंगों के बाद था, ताकि रिपोर्ट में ये रिकॉर्ड हो सके कि उन्हें क्या क्या नुकसान हुआ था।
तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी थी जो हमने फ़ाइल की थी, जिसमें लोगों का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज थी, जिसमें हाउस लूटिंग का केस था, शॉप लूटिंग का केस था। अब हम इस मार्च में आ गए हैं। आज भी कुछ ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। अराउंड मई जून पिछले साल जो एसडीएम है करावल नगर के सीमापुरी के, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश की थी जिसमें राइट विक्टिम्स, दंगा पीड़ितों के नाम थे और उनको कितना मुआवजा मिला है उसकी एक लिस्ट बनाई हुई थी। पर उस लिस्ट के काफ़ी लोग जिनके साथ हम काम कर रहे थे, हमें उनसे पता चला कि लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्हें वो मुआवजे की रकम दी नहीं गई थी। तो इससे हमें ये भी देखने को पता चला कि एसडीएम ने भले ही जो लिस्ट रिलीज़ कर दी थी, उसका मतलब ये नहीं था कि उन लोग को एक्चुअली कोई रकम मुआवजे के तौर पर मिली है दिल्ली सरकार से। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं, जिनका लिस्ट में नाम है पर उन्हें वो पैसे मिले नहीं हैं। अब दिल्ली सरकार ने 4 दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है, जो मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुई है, कि 26 करोड़ रुपए हैं जो मुआवजों में दिए गए हैं जो दंगे पीड़ित थे उनको। हम कोशिश कर रहे हैं और जानने का इस रकम के बारे में कि किन लोगों को ये गई है। आज की डेट में भी कम से कम ऐसे 100 से 150 दंगा पीड़ित लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अभी भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है या बहुत कम मुआवजा मिला है। तो अभी भी वो लीगल बैटल, वो कानूनी लड़ाई इन लोगों की चल रही है। उसके अलावा जो दिल्ली विक्टिम्स राइट स्कीम जो दिल्ली सरकार ने अनाउंस की थी, उसमें एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि उसमें प्रोसीजर के अलावा डिस्क्रिप्शन भी नहीं था कि जो उसमें डैमेजेस दिए गए थे वो कैसे क्वालिफाई किए जाएंगे। जैसे कि हाउस लूटिंग में 3 कैटेगरीज थी, एक थी माइनर, एक थी सब्सटैंशियल और एक थी टोटल। जो लिस्ट एसडीएम ने अपनी साइट पे पब्लिश की थी उसमें एक भी ऐसा कैटेगरी नहीं था जिसमें टोटल डैमेज माना गया हो। लोगों के पूरे पूरे घर जला दिए गए थे, उसमें जो सामान था वो सब जला दिए गए थे, लेकिन तब भी उन्हें टोटल डैमेज नहीं माना गया है, सब्सटैंशियल डैमेज माना गया है। तो ये काफ़ी दिक्कतें रही हैं दिल्ली विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम के साथ, जिससे आज भी हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो पीड़ित हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। इंजरीज़ में माइनर इंजरी और ग्रीवियस इंजरी थी, पर इसका डिफरेंस नहीं दिया गया है उस स्कीम के अंडर। कई लोगों ने बोला है कि हमारे पास जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है और जो हमारे पास इंडियन पीनल कोड है, उसमें इंडियन पीनल कोड के अंडर डेफिनेशन दी हुई है ग्रीवियस इंजरी क्या होती है, तो हम इन लॉज को देख सकते हैं समझने के लिए। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स अबाउट कैसे वो क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट स्कीम में की गई है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है हमारे लिए कॉम्पनसेशन स्कीम एक्सेस करना। स्पेशली इंजरी केसेस में 6 महीने बाद जब हम कॉम्पनसेशन मांगने गए हैं, काफ़ी टाइम बोला गया है कि आप मेडिकल रिपोर्ट लेकर आइए जब उनका ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये बात शायद दिल्ली सरकार और एसडीएम भूल गए हैं कि जब दंगे चल रहे थे उस टाइम बहुत कम हॉस्पिटल्स थे जो पीड़ित थे उनका केस ले पा रहे थे, जो उनकी फर्स्ट एड कर रहे थे। तो ऐसे काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसमें एमएलसी जो है मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर की गई। वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दे पुलिस ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन भेजें और फिर उसमें एफआईआर फाइल होती है। पर 6 महीने बाद काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिसमें मेडिको लीगल रिपोर्ट नहीं है, और 6 महीने बाद काफ़ी ऐसे विक्टिम्स भी हैं जिनकी इंजरीज अब हील होना शुरू हो गई हैं। अब 1 साल हो गया है इन दंगों को और अब हमसे पूछा जा रहा है कि कैसे बताया जाए कि इनको जो चोट लगी थी, जो गोली चली थी, वो दंगों में ही चली थी, या जो इनको चोट लगी थी वो पहले बहुत ख़राब थी लेकिन अब उनका 1 साल बाद थोड़ी हीलिंग हो गई है, तो कैसे कॉम्पनसेशन डिसाइड किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कॉम्पनसेशन के अराउंड जिनसे हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी भी बहुत लोग हैं जो जिनको न्याय नहीं मिला है, जो न्याय से बहुत दूर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉ के माध्यम से, कोर्टों के माध्यम से हम इनकी जितनी मदद कर सके हम कर पाएँ। इनका जो दिल्ली विक्टिम्स असिस्टेंस स्कीम के अंडर जो हक बनता है मुआवजे का, वो हम इन्हें दिला पाए। पर ये मौका मैं इसलिए भी यूज़ करना चाहूँगी फिर से बोलने के लिए, अपनी बात दोहराने के लिए, कि जो असिस्टेंस स्कीम थी वो इन इट्स ओन बहुत इनएडिक्वेट रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड, एंड जो दिल्ली गवर्नमेंट का रिएक्शन रहा है, रिस्पॉन्स रहा है एट द टाइम ऑफ राइट्स हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग।
मेरा नाम कवलप्रीत कौर है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और लॉयर हूँ, और आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं दिल्ली राइट्स जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हुआ, उसमें जो जुडिशरी का रिस्पॉन्स है उसको असेस करने के लिए। मैं बात की शुरुआत में ये कहना चाहूँगी कि मैं ये राइट वर्ड जो है उससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन कोर्ट में हम लोग जो कामकाज करते हैं उसमें हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हम जो सिचुएशन है उसको बेहतर तरीके से बता पाएँ, इसीलिए राइट वर्ड को यूज़ करना पड़ता है। कोर्ट भी उसको राइट केसेस बोलता है, लेकिन जो सच में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर पिछले साल दिल्ली में हुआ था, वो फॉर द सेक ऑफ करेक्ट वर्ड वोकैबुलरी नहीं है तो मैं उसको पोग्राम बोलूँगी, क्योंकि वो दो समुदाय के बीच में नहीं हुआ था, वो एक स्टेट के फेलियर की वजह से एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, और उसका खुद का एक बैकग्राउंड है। इसीलिए जुडिशरी का रिस्पॉन्स को एसेस करने के लिए उस बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी भी है, और उसको मैं बेहतर समझती हूँ। तो 2019 में जाना ज़रूरी होगा। 2019 के अंदर मुझे याद है, मैं खुद स्टूडेंट थी और एंटी सीए प्रोटेस्ट तब शुरू हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी पहले थे जामिया के स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर। और हम लोगों ने इस बात को देखा था कि दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट किया, लाइब्रेरी के अंदर घुसा, स्टूडेंट्स के साथ मार पिटाई की। वो स्टूडेंट जो बस अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई की। एक स्टूडेंट जो है उनकी आंख भी उसमें चली गई घटना में। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इसी प्रकार का हिंसा उनके ऊपर भी किया गया। और फिर देश भर के अंदर आंदोलन पीसफुल मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किए, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये आंदोलन शुरू हुए, और देश भर के अंदर पीसफुल तरीके से लोग आंदोलन चला रहे थे। और ना सिर्फ एक शाहीन बाग बल्कि अलग अलग जगह पे देश में शाहीन बाग बन गए थे। और उस समय पे जब ये आंदोलन चल रहा है CAA के खिलाफ, NRC NPR के खिलाफ, तब फरवरी के महीने में कपिल मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने मौजपुर के चौराहे पे, उनके साथ DCP खड़े हैं, ये स्टेटमेंट दिया कि ये महिलाएं अगर उठेंगी नहीं तो मैं आकर इनको उठवाने का बंदोबस्त कर लूंगा, मेरे पास सारा जुगाड़ है। धमकी दी उन्होंने, और उस धमकी के बाद से हम लोग, हमारे सामने साफ है कि जितनी जो प्रोटेस्ट आई थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, चाहे वो चांदबाग हो, चाहे वो ब्रिजपुरी हो, मुस्तफ़ाबाद हो, वो सारी प्रोटेस्ट साइट पे अटैक शुरू हो गया, चाहे वो जाफराबाद हो। और उसके बाद वहाँ पर ये मुसलमान समुदाय के घरों के ऊपर अटैक हुआ, खास तौर पे देखकर कि अगर 4 दुकानें हैं तो एक दुकान अगर A साइड पे यहाँ पर हिंदू की है, बीच में मुसलमान की, तीसरी यहाँ हिंदू की, तो सिर्फ बीच की दुकान जलाई। तो ये बहुत ही प्री प्लान तरीके से मॉब का आना, मॉब का हमला करना, और जितने पीड़ित लोगों से हम लोग मिले, जो सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने टेस्टिमनीज दी, जिन्होंने कोर्ट में केसेस डाले, उनका भी साफ कहना है कि वो भीड़ कैसी थी। अगर उनसे कोई पूछे कि वो भीड़ कैसे दिख रही थी, नाम तो अक्सर लोग नहीं पहचान पाए, कुछ लोग नहीं पहचान पाए कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने हाथ में हॉकी स्टिक्स थी, कुछ के हाथ में पिस्तौल थी, डंडे थे, और मॉब का एक नारा था, जय श्री राम। ये नारे मॉब के लोग लगा रहे थे, या फिर सैफरॉन गमछा उन्होंने पहना हुआ था, हेलमेट पहने हुए थे, पथराव कर रहे थे, और चुन के कि ये मोहल्ला मुसलमान का है, ये गली मुसलमान की है, वहां पर जाके हमला किया। जो पोग्राम हुआ, ये जो पूरा वायलेंस हुआ, इसमें 53 लोगों की जान गई, जिसमें अधिकतर मुसलमान समुदाय के लोग थे, लेकिन हिंदू समाज के भी लोग इसमें मारे गए, जो कि इस बात को भी दिखाता है कि अगर किसी एक के घर में आग लगाने भी जाओगे तो अपने भी घर में आग लग जाती है। और इस तरह की नफरत जो लोग फैला रहे हैं समाज में, और जिन पॉलिटिकल पार्टीज का ये एजेंडा बन गया है, वो किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। ये तो बहरहाल अलग बात है, लेकिन हम अगर कानूनी रूप से अब इसको देखें तो जो दिल्ली में जो ये पीड़ित हैं, अभी 1 साल हो गया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये पोग्राम को हुए, इस घटना को हुए, और जो जितने पीड़ित हैं वो अभी कहाँ खड़े हैं और जुडिशरी का क्या रिस्पॉन्स है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें मैं 2 तरह के केसेस के ऊपर बात करना चाहूँगी।
एक वो केस है जिसमें एक घटना में जो पीड़ित है उसको मुजरिम बनाकर पुलिस ने पेश कर दिया। जैसे एक मेरे पास उदाहरण है, खजूरी खास के अंदर एक आदमी है जो मस्जिद के बगल में उनका घर था, महबूब आलम। वो अपने एरिया में सभी लोगों को, जब ये सब चल रहा था, अपने समुदाय के लोग उनके घर में आकर छुपे थे, क्योंकि हाँ वो कह रहे थे कि हाँ हम लोग देखेंगे, कोई आकर हमला नहीं करेगा। उन्होंने सबको रहने के लिए बंदोबस्त किया, उन्होंने सबको बचाया, और वहां से सब लोग फिर बाहर चमन पार्क में एक पूरा शिव विहार और खजूरी खास के लोग जो मिक्स मोहल्लों में रहते थे वो वहां से भाग रहे थे। सब अपना घर छोड़ छाड़ के भाग रहे थे कि कोई अभी हमारे यहाँ पर आएगा, टारगेट करेगा तो हम पहले ही निकल जाएं। तो उन्होंने इन लोगों को काफी सारा बचाया था। कुछ महीने के बाद हमने देखा, 1 महीने के बाद, कि उनको ही पुलिस ने किसी और केस में, इसी से रिलेटेड केस में अरेस्ट कर लिया। ये एक उदाहरण है, ये एक नाम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और नाम हैं जिनको फर्जी मुकदमों में अभी अंदर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में वो दिख गया। अगर किसी का बगल में ही घर है तो सीसीटीवी कैमरा में तो वो दिख जाएगा। या अगर कोई सेल्फ डिफेंस में भाग रहा है, अगर पीछे से कोई मॉब आ रही है, एक ही तरह का एंगल का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने दिखा दिया और वो आदमी भाग रहा है उसने, और उसको कहा कि ये जो था ये उस मॉब का कॉन्स्पिरेटर था, ये भी उसमें शामिल था, उसमें शरीक था। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट काफी सारे केसेस में कॉग्निसेंस लेके बेल भी दे रहा है। बहुतों में नहीं भी दे रहा, जिसमें सीसीटीवी में आप दिख पा रहे हैं उसको। और एक जो दूसरे केसेस हैं जिससे मैं पर्सनली डील कर रही हूँ, जिसमें पर्सनली हम लोग फाइल कर रहे हैं, वो है कॉम्पनसेशन के केसेस, मुआवजे के केसेस। और करीबन 60 केसेस हमारा दफ्तर अभी मुआवजे का देख रहा है, जिसमें एसडीएम को, पुलिस को, सबको सारी रिप्रेजेंटेशंस जा चुके हैं। एसडीएम को जो पीड़ित हैं वो लिख चुके हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ। अधिकतर इसमें जो पीड़ित हैं वो लोग हैं जिनके मकानों को जला दिया गया, जिनके मकान से सब कुछ लूट लिया गया। जब वो घर खाली करके भागे, कोई अपनी मर्जी से तो भागा नहीं था, कोई अपना घर थोड़ी छोड़ना चाहता है, लेकिन उनको जब मजबूर किया और वो भागे अपनी जान बचाते हुए, अपने परिवार की जान बचाते हुए, छोटे छोटे बच्चों की, तो पीछे से उनके घर को आग लगा दी गई, उनके घरों का सामान लूट लिया गया, जिसमें सारी चीज़ें थी, उनके लाइवलीहुड के सारे ऑप्शंस थे वहाँ पर, उनके बच्चों के आधार कार्ड थे, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे, बच्चों की स्कूल की बुक्स थी, स्कूल के सर्टिफिकेट्स थे, उनके पैसे थे, उनकी सेविंग्स थी, उनकी ज्वेलरी थी, और एक मकान में जो जो सामान होता है वो सब वहाँ पर मौजूद था। वो सबको लूट लिया, जला दिया। तो जब वो 2 हफ्ते के बाद वापस आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो सब लोग भागे, एसडीएम को सबने लिखा कि हमें मुआवजा दो। दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हाँ मुआवजे का स्कीम ला रहे हैं, तो दिल्ली विक्टिम्स के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम दिल्ली सरकार ने निकाली और कहा कि हम मुआवजा देने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन अब 1 साल के बाद हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जो दिल्ली विक्टिम्स का कॉम्पनसेशन स्कीम सरकार ने निकाला है वो बिल्कुल ही inadequate है। That is the term. It is not sufficient. और जो स्कीम है वो बहुत ही पुअरली डिजाइंड है, वो रिहैबिलिटेशन के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिन्होंने फॉर्म कब से भरे हुए हैं और उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई इंटरिम कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला है अभी तक। पैंडमिक को साइड कर रहा है सरकार, कह रहा है कि पैंडमिक था इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो गए, लेकिन उनको कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला। और इसके बाद जब लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो हम लोगों ने कोर्ट में रिट पिटिशंस डालना शुरू किया, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट से हमारा यही दरख्वास्त है। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने अभी करीबन 10 को पिटिशंस डाले हैं और भी हम लोग काफ़ी डालेंगे, जिसमें हम लोग 3 चीज़ें उनसे मांग कर रहे हैं। ए, कि अगर मेरे घर में किसी की मौत हुई है तो दिल्ली सरकार की स्कीम के हिसाब से मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे, और हमारा ये कहना है कि ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, ये इनएडिक्वेट है। क्योंकि अगर मेरा घर जला, मेरा मकान जला, मेरे घर में लूटपाट हुई, मुझे अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ भागना पड़ा, मुझे रिलीफ कैंप में, ईदगाह में रहना पड़ा करीबन 20 दिन, मुझे अपना घर अबैंडन करना पड़ा, मेरा प्रॉपर्टी जला,
तो ये मेरा गलती नहीं है, विक्टिम का गलती थोड़ी है। मैं थोड़ी कह रहा था कि आओ मेरा घर जलाओ। सरकार का गलती है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हुआ, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्टेट का ये फेलियर है तो स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे मेरी प्रीवियस पोजीशन पे डाले जैसे मैं पहले था, क्योंकि इस पूरे केस में मेरी कोई गलती नहीं थी। आपका, सरकार का, स्टेट का मेरे साथ, मैं एक सिटीजन हूं, आप स्टेट हैं, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, लिबरल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट, जो ये कहता है कि आप मेरी लाइफ को एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी हेल्थ है, सब कुछ है। लेकिन आप वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आपका फेलियर रहा, और मेरे आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन हुआ, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और अब जब हमने कोर्ट में ये तर्क लिया, हमने कोर्ट में कहा कि आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये तो मजाक है, आप मजाक प्ले कर रहे हैं उन लोगों के साथ। ये तो 3 डिकेड्स पहले 84 में इतना लंबा लिटिगेशन चला, तब जाकर उनको मिला था 10 लाख। आज के केस में 10 लाख थोड़ी मिलेगा, और ये तो मैक्सिमम वो स्कीम में मिल रहा है। अगर किसी का घर जल गया और वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहता था, तो उसको तो सरकार 1 लाख रुपए में ही खत्म कर रही है। और अगर एक मकान के अंदर, जो हमारा पहला केस जो हमने कोर्ट में डाला है, उसमें ये था कि एक आदमी है मोहम्मद शहबाज, वो खजूरी खास में रहते थे, उनके किराए के मकान को 4 लोग शेयर करते थे। सरकार ने बस 50,000 रुपए दिए और वो 4 लोगों में बांट दिए। शहबाज जी को सिर्फ 10,000 रुपए मिले। तो पूरे नुकसान का, जो उनका 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसको उनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। जब हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, हमने कहा कि इनहांस करिए, इनहांस द अमाउंट, दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज इनएडिक्वेट, और बाकी और भी चीजें कि असेसमेंट अलग तरीके से हुआ, गलत तरीके से हुआ। तो इस पे सरकार का हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया, जो उन्होंने रिप्लाई किया कोर्ट में, वो ये है कि ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, हम आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं करते, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन था, हमने आपको जितना पैसा दिया आप उसमें खुश रहिए। और अधिकतर केसेस में तो उतना पैसा भी नहीं मिला जितना सरकार ने स्कीम के अनुसार प्रॉमिस किया है। तो आफ्टर 1 year वेयर डू वी स्टैंड? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अबैंडन्ड द सर्वाइवर्स एंड विक्टिम्स। तो अब कोर्ट की लड़ाई शुरू हुई है। अब हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसपे उनका ये रिस्पॉन्स हमारे सामने आया था कि दिस इज नॉट माई लीगल ऑब्लिगेशन। बट आवर क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी फंडामेंटल। क्या इस देश के अंदर अगर कभी आइडेंटिटी देख के हमला किया जा रहा है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, पोग्राम हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, मैसेकर हो रहा है, तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? अगर मैं उस कत्लेआम में बच भी जाता हूं तो मैं जीवन वापस से पुरानी तरीके से जी पाऊं, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मुझे रिहैबिलिटेशन देने के लिए? क्या ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या नहीं? सरकार कह रही है हमारा नहीं होगा, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस तर्क पे हमने ये कहा कि केंद्र सरकार भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, केंद्र सरकार भी मुआवजा दे। तो हमने केंद्र सरकार को भी इम्प्लीट किया है। और तीसरा, हमने स्कीम को चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि ये सफिशिएंट नहीं है। ये चीजों का हाईकोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, दोनों को नोटिस भेजा है और अभी केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ओवरऑल इसको भी, ये लिटिगेशन कोर्ट में अब चलेगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी अवेट व्हाट द कोर्ट विल से, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट एटलीस्ट इस बार, क्योंकि हम इतने समय से देख रहे हैं 1984 में जो एंटी सिख पोग्राम हुआ, मैसेकर, जीनोसाइड, जो भी बोले, 3,000 लोग दिल्ली के ही सड़कों पे मारे गए सिर्फ एक वजह से कि वो सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के थे। उन केसेस के ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग आज बोल रहे हैं। उसमें एक केस था भजन कौर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें कोर्ट ने ये बोला है दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, आप भाग नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं भी पहचानते वो भीड़ कौन थी, मान लो आप भीड़ में थे भी नहीं, कोर्ट खुद कह रहा है कि मानना बहुत मुश्किल है कि कैसे दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कत्लेआम हो रहा है और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रहा, फेलियर तो आपका ही हुआ है। लेकिन अगर मान भी ले कि आप नहीं जानते वो भीड़ कौन थी, तब भी ये आपके ऊपर, बक लाइज एट योर डोर, ओनस इज ऑन यू।
आपको करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग आज यूज कर रहे हैं, यूज अभी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी हमारे पास कोई बेहतरीन ज्यूरिस्प्रूडेंस भारत में है नहीं इन केसेस में, कम्युनल वायलेंस के केसेस में, जो इस बात को कह पाए कि ये अगर एक कम्युनिटी, एक समुदाय टारगेट होता है तो ये पूरा का पूरा स्टेट का फेलियर है और स्टेट को उसको प्रीवियस पोजीशन में वापस डालना होगा। ये लीगल ऑब्लिगेशन है, डिनाई नहीं कर सकते वो। और दूसरा, ये सारे केसेस में ये भी एक तो लेजिस्लेशन की तरफ से भी आना चाहिए। एक दौर में कोशिश हुई थी लेकिन वो फेल हो गया। कम्युनल वायलेंस जो है उसका प्रिवेंशन में कोई एक्ट अगर सरकार बनाए, ये सरकार तो नहीं बनाएगा, बनाएगा तो बहुत घटिया बनाएगा, लेकिन इस बात को आइडेंटिफाई करते हुए कि कम्युनिटीज जो हैं उनको कम्युनिटी को देख के टारगेट किया जाता है, चाहे कभी वो दलित कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी, कंधमाल में भी जो हुआ। और उसको आइडेंटिफाई, जब उसको एक्नॉलेज, जब वो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब जाके जस्टिस का प्रक्रिया शुरू हो सकता है, तब जाके रिहैबिलिटेशन का प्रक्रिया शुरू हो सकता है, तब जाके हम ऑनेस्टी से इस चीज को कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं बस यही एक और बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो जुडिशरी का ओवरऑल भी रिस्पॉन्स रहा है, जो जामिया के अंदर वायलेंस हुआ, वो केसेस अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आया। कपिल मिश्रा या भाजपा के अधिकतर नेताओं के ऊपर एफआईआर हो, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो, उस पर भी सब कुछ पेंडिंग चल रहा है। और जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, उस समय में सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं तरीके से उनको करप्ट करने की कोशिश चल रही है, उसको खत्म करने की कोशिश चल रही है दीमक की तरह। और अगर ये जुडिशरी में भी होता है, इफ पीपल कीप वेटिंग फॉर years and years for just a meager compensation or justice, then कोर्ट का भी फिर मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए जरूरत आज के समय में यही है कि इमीडिएटली कोर्ट मस्ट टेक कॉग्निसेंस। जामिया से शुरू हुआ जो चीज, जामिया के अंदर ये हुआ, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे लाई करता है। दोज पीपल शुड बी पनिश्ड। कपिल मिश्रा, अदर लीडर्स शुड बी पनिश्ड। जस्ट while we are talking, he has given a statement 2 days earlier that I am proud of what I did. अगर लॉ एंड ऑर्डर भारत में अभी चल रहा है तो इमीडिएटली उस चीज का कॉग्निसेंस लेना चाहिए, उनके स्टेटमेंट का कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं फिर से ये बात, मैंने जो किया मैं उसको फिर से करूंगा, बिंदास तरीके से बोल रहे हैं। इसका मतलब कि उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से सपोर्ट है। तो if we have law and order, if we are living in a democracy, then the state must immediately act without thinking that this person belongs to this political party or that political party. I think that needs to be done. Judiciary needs to be proactive in these cases, and I hope that these cases will not stay pending for decades like the other cases of communal violence. और इन केसेस में इमीडिएटली रिलीफ, इंटरिम रिलीफ हो या फिर परमानेंट रिलीफ हो, विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को मिलेगा। आई लैंड इट हियर, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है, पेशे से एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज पूरे 1 साल हो गए हैं दिल्ली दंगे को, और आज भी पुलिस और प्रशासन जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को डिटेन कर रहा है और घटिया घटिया धाराओं के साथ में उनको अरेस्ट किया जा रहा है, देशद्रोह की धारा, आप समझिए। तो इस पे हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आज जिस तरीके का दिल्ली और देश का माहौल हो गया है, वो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लोग पुलिस पे से विश्वास उठा चुके हैं, जैसा कि पहले भी था, लेकिन दिल्ली रॉयट्स के बाद में एक बहुत ही भयावह हमको नजर आया जो दिल्ली पुलिस का चेहरा देखने को मिला, जो कि सरकार के कहने पर उसने वो सब काम किए जो कि दंगे को कम ना करते हुए
दंगे को भड़काने का काम किया और दंगे को दंगाइयों के साथ में मिलकर दंगा बढ़ाने का काम किया। हम जानते हैं कि जो ये यमुना पार, चांदबाग, जाफराबाद, इन सब जगह जो दंगे हुए, ये दंगे होने के बाद में कितने हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो किसकी संपत्ति थी? वो गरीब लोग थे जो पुराने समय से अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश करे और यहाँ गंगा जमनी तहजीब के साथ में सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे। और रिपोर्ट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ के लोगों ने सबके साथ में मिलजुल कर दंगे को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए। लेकिन हमने पुलिस का जो स्टैंड देखा वो एक बहुत ही भयावह था, जो कि पुलिस ने इस दंगे में जैसे बढ़ सकता है वैसे बढ़ाया। जैसा कि वीडियोस आई, सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स आए जिसमें कि पुलिस को देखा गया कि वो सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही है, दंगाइयों के साथ में पत्थरबाजी कर रही है। तो पुलिस का काम ये नहीं था, लेकिन पुलिस ने ये काम करते हुए वीडियोस आई। उनको पता नहीं था कि वीडियो बन रही हैं, लेकिन लोगों ने वीडियो बनाई और उससे हमें पता लगा कि जिस तरीके से ये काम किया गया। मैं 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें जो अहम बात यह है कि पुलिस ने उन लोगों को टारगेट किया जो लोग सीए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध कर रहे थे, जो सरकार की घटिया नीतियों का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को टारगेट किया। और वो लोग कौन थे? जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, जो सही और गलत की बात करने वाले लोग थे, जो सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग थे, जो लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले लोग थे, जो संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग थे। उन लोगों को सरकारों ने टारगेट किया और ये बड़ा भयावह मंजर था जो हमने देखा 1 साल पहले दिल्ली में जो दंगे हुए। और इस दंगे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो मुस्लिम समुदाय का हुआ। ये बहुत सारी इंटरनेशनल, नेशनल रिपोर्ट्स आई जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया। और हमने ये भी देखा कि जहाँ पे मुस्लिम मज़ार थी, जहाँ पर मस्जिद थे, हिंदुओं ने भी बचाया और हिंदुओं के मंदिरों को मुसलमानों ने भी बचाया। तो ये हम समझते हैं कि ये खूबसूरती है जो हमारे देश की, जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में अपना दुख साझा करते हैं। तो अब इसमें रोल होना चाहिए सोसाइटी के, जो प्रशासन और पुलिस का। उन्होंने रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता लगा कि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया और उस काम को उन्होंने एक तरफा देखते हुए किया। अब जो हम देख रहे हैं कि जिन इनोसेंट लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जिन इनोसेंट लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन पर देशद्रोह तक के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वो देशद्रोह, वो ऐसा कानून है आईपीसी में सेक्शन 124A, जो कि ब्रिटिश का कानून हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान उस दौर में जब सरकार की बात जनता नहीं मानती थी तो सरकार उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर कर देती थी कि हमारे बीच का रोड़ा हट जाए और हम अपनी मर्जी का काम करें। ये सरकार चाहती थी और करती थी और आज वही हो रहा है। आज हमने देखा इस दिल्ली दंगे में इन्होंने भर आगे यही काम किया और करते रहे कि जिस भी तरीके से जो पढ़ने और लिखने वाले लोग हैं, जो सच्चाई के खिलाफ बात रखने वाले हैं, उन लोगों ने अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखा जो कि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घटिया दिखा। अब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि सरकारों ने और पुलिस ने किस साठगांठ से इनोसेंट लोगों को, खासतौर पे मुस्लिम लोगों को टारगेट किया। और आज भी ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो लोग हैंड टू माउथ है, डेली कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। कहने का मतलब डेली कमाने खाने वाले लोग।
और उन लोगों को ही टारगेट किया गया। और आज स्थिति ये है कि वो लोग जेलों में हैं, जेलों में बंद हैं और अपनी रिहाई की अर्जियां लगाए जा रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उन रिहाई की अर्जी लगाने वालों को भी टारगेट किया जा रहा है। ये सरकार उन सबको सब पे सिकंजा कसने का काम कर रही है जो लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, संविधान पे विश्वास रखता है, रूल ऑफ लॉ पे विश्वास रखता है। आज हम लोग इस मजबूती से बोल सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया और दिल्ली पुलिस ने सरकार की एक तरीके से गुलामी करते हुए काम किया और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सच्चाई यही है कि टू द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अब ये समझिए कि हम ये कह सकते हैं कि हम संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग हैं और संविधान की बात को समझने वाले लोग हैं। हम किसी ऐसे धर्म या किसी जाति या किसी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक कॉमन बात करना चाह रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस देश को संविधान से ही चलाया जा सकता है और संविधान के तहत रह के काम करना चाहिए। और मेरा ये अपील है कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन इस चीज़ को गौर से समझिए कि ये जो लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, जो इंजर्ड होने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे आपस के ही लोग हैं, हम लोग के साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिनको साथ में इस तरीके की घटना हुई उनके साथ में हमें संवेदना होनी चाहिए। हमें एक फील होना चाहिए कि जिनके साथ गलत हुआ उस कम से कम हम मुखरता से बात रख सकें। तो इस चीज़ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में पुलिस अपना ढंग से अपना इन्वेस्टिगेशन करे और अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे, जिसके तहत जो भी एफआईआर हुई हैं, लगभग 750 एफआईआर हुई हैं, उस पर सही तरीके से ट्रायल किया जा सके। थैंक यू।